फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम प्राचीन इतिहास में मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में अपने बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। उसमें प्रथम श्रेणी के जो मंत्री है और द्वितीय श्रेणी के मंत्री उनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अशोक के समय 5 प्रांत थे, यानी कि सम्राट अशोक जब राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के पश्चात वो जब गद्दी संभालते हैं तो उसने उसके समय 4 प्रांत थे। इसके पश्चात उसने कलिंग को जीतकर उसको 5वां प्रांत बनाया है। देखिए, पढ़ते हैं इसको। अशोक के समय पांच प्रांत थे, ठीक है। फर्स्ट था उत्तरापथ और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ओके। दूसरा जो प्रांत था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा था अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी। चौथा था इसका प्राच्य था, यानी कि इसकी राजधानी थी मगध, ठीक है, सॉरी, पाटलिपुत्र। और 5वां था कलिंग, इसकी राजधानी तोसलिया, उसको समापा भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र था यह संपूर्ण राज्य की क्या थी, ये राजधानी थी, यानी कि जो संपूर्ण राज्य था उसकी राजधानी ये थी। और जो कलिंग था, कलिंग जो 261 बीसी में जब कलिंग को जीतकर उसने अपने राज्य में मिलाया था, तो ये कलिंग 5वां प्रांत बना है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सम्राट अशोक का 5वां प्रांत कौन था और नया प्रांत कौन सा था, वो कलिंग था, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आप डियर फ्रेंड्स मैप के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला इसकी राजधानी है। एक जो अवंती राष्ट्र है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी है, ये पश्चिम का है। और उत्तर और पूर्व में प्राच्य यानी कि पाटलिपुत्र, और दक्षिण और पूर्व में यानी कि कलिंग यानी तोसली और समापा है। अशोक के समय ये 5वां प्रांत था। और दक्षिण में था दक्षिणापथ, यानी कि सुवर्णगिरी की कैपिटल थी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रांतीय अधिकारी के रूप में, यानी जो प्रांत था, यानी कि जो प्रांतों में 5 प्रांत थे सम्राट अशोक के, तो प्रांतीय अधिकारी के रूप में सामान्यतः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता, ठीक है। यानी कि उनके जो अधिकारी के रूप में जो अच्छे पद पर जो राजा के जो पुत्र होते थे, यानी कि पुत्र होते थे, उनको राजकुमार कहा गया है। तो राजकुमारों को राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें हम कुमार या राजकुमार कहा गया है, ठीक है। लेकिन जो राज परिवार से जो व्यक्ति होते थे, यानी राज परिवार से अलग होते थे, उनको राष्ट्रीय कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा इसको। देखिए, प्रांतीय अधिकारी के रूप में सामान्यतः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो प्रांतों के अंदर जो अधिकारी के पद पर जो राजकुमार होते थे, यानी कि जो राजा के पुत्र होते, उनको नियुक्त किया जाता, जिन्हें कुमार या राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। और राज परिवार से अलग, यानी राज परिवार से जो अलग होते थे, उनको राष्ट्रीय कहा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, ये आपको याद करना है। यानी कि राज परिवार की जो व्यक्ति होते थे, जिन्हें कुमार या राजकुमार कहा जाता था, तो प्रांतों के अंदर इनको नियुक्त किया जाता। अगर जिस प्रांत के अंदर राजकुमारों को नियुक्त नहीं किया जाता, वहां पर जो अलग व्यक्ति को नियुक्त किया, उनको क्या कहा गया है, राष्ट्रीय कहा गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं। तो इसका एक उदाहरण मिलता है आपको, यानी कि जो रुद्रदामन, यानी कि रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में एक पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त को राष्ट्रीय कहा गया क्योंकि उसको मतलब प्रांतों का अधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के समय, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय ये राष्ट्रीय के पद पर था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप ये बात आपको समझ में आई। एक बार फिर से देखिएगा। देखिए, राज्य परिवार से संबंधित जो व्यक्ति, उसको जो राज्यों के अंदर बड़े पद के रूप में उसको नियुक्त किया जाता था। अगर जो जिस राज्य के अंदर पर राज परिवार से जो अलग व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, उसको राष्ट्रीय कहा गया है, ठीक है। और इसका एक उदाहरण है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके प्रशासन में जो पुष्यगुप्त था, वो राष्ट्रीय के पद पर था, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय है
राष्ट्रीय होते थे उनके उनका वेतन कितना था? इनका वेतन था 12,000 पण। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पण आपको बता दें, 3/4 एक चांदी का सिक्का होता था, उसको पण कहा गया है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते थे और द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते थे, ठीक है, और राजा के जो व्यक्तिगत जो मंत्री होते थे जिसकी संख्या 3 से 4 होती है, उनको 48,000 पण दिया जाता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है। आगे बात करें, देखिए अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था, यानी कि अशोक है उज्जैनी है, उज्जैनी का राज्यपाल था, जबकि उसका जो पुत्र था कुणाल, ठीक है, उसका पुत्र कौन था? कुणाल, वो तक्षशिला का राज्यपाल था। ये भी अब आपको याद रखना है, ठीक है। जो सम्राट अशोक थे वो उज्जैनी का राज्यपाल था, और जो उसका पुत्र कुणाल है वो तक्षशिला है, यानी कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन तक्षशिला के वे राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल को प्रांतीय शासन में सहायता देने के लिए, यानी जो राज्यपाल होता था, गवर्नर होता था, उसको प्रांतीय शासन के अंदर सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, वो मंत्री परिषद होती जिसका सीधा संबंध किससे संबंधित? राजा से होता था, यानी कि राजा ही मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की नियुक्ति करता था। और ये जो मंत्री होते थे वो राजा को क्या सलाह या सहायता करते थे, यानी सलाह देते थे। सलाह है राजा माने या माने, वो सलाह किसके ऊपर डिपेंड करता था? राजा के ऊपर डिपेंड करता था। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। तो आगे बात अगर करें तो साम्राज्य की विभाजन की अगर बात करें तो देखिए, साम्राज्य को विभाजित किया गया है। जैसे आज वर्तमान में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर जैसे स्थानीय जो है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, है ना। ये कहने का मतलब है ये बटा हुआ था। तो ऐसे ही मौर्य प्रशासन में साम्राज्य को बटा हुआ था। देखिए कैसे, जैसे माना साम्राज्य है, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, और प्रांतों को चक्र या आहार कहा गया, और प्रांतों को मंडल में बांटा गया, मंडल को क्या? संभाग। ठीक है, आज वर्तमान में संभाग है ना, जिलों को संभाग में बांटा गया है। ठीक है, फिर मंडल को विषय में बांटा गया, यानी कि आज वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि विषय को उस मौर्य प्रशासन में विषय को क्या कहा गया? जिला कहा गया है। ठीक है, लेकिन आहार भी कहा गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार आहार का जिक्र यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हो। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई। तो प्रांतों को भी आहार कहा गया था और विषयों को भी आहार कहा गया था। आगे बात करें, विषय को अगर बात करें तो विषय को स्थानीय, ठीक है, स्थानीय में बांटा गया, और स्थानीय को द्रोणमुख में, ठीक है, और द्रोणमुख को खारवटिक में, और खारवटिक को संग्रहण में, और संग्रहण को ग्राम में। और ये ग्राम यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका जिसका अधिकारी या जिसका मुखिया होता था ग्रामीण। तो आज वर्तमान में आपको पता है कि ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, उसका मुखिया कौन होता था? कौन होता था? सरपंच होता। जैसे अब देखिए, जैसे ग्राम ग्राम फिर हम तहसील स्तर पे जाएंगे, तहसील स्तर के पश्चात हम प्रांत जो सॉरी संभाग, संभाग को फिर बड़ी संभाग की बड़ी इकाई होती थी जिला, जिला की सबसे बड़ी इकाई होती थी, जिलों को मिलाकर क्या? राज्य, और राज्य को मिलाकर आपको बनाया गया है, मतलब केंद्र, यानी कि साम्राज्य, यानी कि देश बनाया गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। देखिए, साम्राज्य, साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को मंडल में, मंडल को विषय में, विषय को स्थानीय में, स्थानीय को द्रोणमुख के, द्रोणमुख को खारवटिक में, खारवटिक को संग्रहण में, और ग्राम को संग्रहण को ग्राम में। तो ये ग्राम होती थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? साम्राज्य होती थी। तो डियर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, ठीक है। और अपना जो ये चैनल है उसको अपने दोस्तों के पास इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बात करते हैं आगे। इसके पश्चात देखो प्रादेशिक, देखिए प्रादेशिक कौन? ये शीर्षस्थ अधिकारी, यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो कहाँ का अधिकारी? मंडल का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मंडल। फिर रज्जुक होता था, रज्जुक ग्रामीण जन सामान्य के कार्य करता था। जी, रज्जुक का काम क्या था? जो ग्रामीण क्षेत्र है और जनता के भलाई के लिए कार्य करता था। युक्त होता सचिव, सचिव या इसको लेखाकारी, यानी कि ये एज ए सेक्रेटरी, ठीक है, ये लेखा जोखा काम करता था।
इसका जो कम महत्व का अधिकार थी, इसका जो महत्व था, इसकी जो इम्पोर्टेंट थी कम थी, लेकिन ये सचिव के रूप में काम करता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब एक नोट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या विशेषता है। मेगास्थनीज ने जिलों के अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने जिलों के जो अधिकारी थे, उस जिलों के अधिकारी को उसने क्या है, एग्रोनोम एग्रोनोमाई कहा गया। क्या कहा गया है? एग्रोनोमाई कहा गया है। तो ये किसने कहा? मेगास्थनी। ये जिले का अधिकारी था। जिले के अधिकारी को क्या नाम दिया उसने? एग्रोनोमाई कहा गया है। संग्रहण का जो प्रधान, यानी कि जो संग्रहण होता था, संग्रहण का जो प्रधान अधिकारी गोप, या इसको गोपा भी कहा गया, यानी कि गोप इसका संग्रहण का अधिकारी होता था, जो ऊंचे पद का था ये। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए प्रांतीय जो प्रशासन, उसकी नगरीय प्रशासन की हम बात करते हैं, यानी कि नगर की बात करें, नगरीय प्रशासन की बात करें, तो देखिए क्या है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीछे मैंने बता दिया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का जो उल्लेख है वो पोलीब्रोथा के रूप में किया, यानी कि पोलीब्रोथा कहा किसने? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पे। तो मैंने आपको बताया था ना डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि जैसे ये गंगा है, ठीक है, नीचे से आके क्या है, इसमें सोन नदी आके मिल रही है, तो इसी के बाद में आगे इसकी और एक गंडक नदी आके मिलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये गंगा, यमुना, सॉरी, सोन और गंडक, तो यहाँ पर इसके संगम पर क्या, एक बहुत बड़ा नगर था जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था, लेकिन मेगास्थनीज ने इसको पोलीब्रोथा कहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए जो पोलीब्रोथा नगर है, उसकी जो लंबाई है, लंबाई देखिए 80 स्टेडिया, ये तय है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 80 स्टेडिया, चौड़ाई 15 स्टेडिया, और इसकी जो दरवाजे, इसके द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं, 64 प्रवेश द्वार थे। इसके ऊपर बुर्ज बुर्ज 570 है। ठीक है, और इसके खाई, यानी कि इसके ऊपर, इसके चारों ओर खाई थी जिसमें पानी भरा होता था। ये खाई की 50 फीट गहरी थी और 600 फीट चौड़ी थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई, यानी जैसे माना ये कोई पॉलीब्रोथा है, इसके चारों तरफ एक मतलब 50 फीट गहरी खाई और लगभग लगभग 600 फीट क्या है ये, चौड़ी थी, और इसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीब्रोथा बहुत ही सुरक्षित स्थान पे था। ठीक है, अब देखिए पोलीब्रोथा नगर की कुछ खास बात अगर देखें, तो पोलीब्रोथा नगर, नगर के बीचों बीच चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद, यानी कि महल था। यानी कि पोलीब्रोथा के अंदर जो नगर था, नगर के बीचों बीच जो क्या था, जो एक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, ये महल था। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन पांच पांच व्यक्तियों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता है, यानी कि नगर का जो प्रशासन होता था, पांच पांच व्यक्तियों की कितनी समितियां थी? 6 समिति। इसका मतलब एक समिति में कितने सदस्य हो गए? देखिए 5 इंटू 6, यानी कि 30 सदस्य, यानी कि 30 व्यक्ति होते थे एक समिति के अंदर। ठीक है, तो इसके संचालन के लिए, चलाने के लिए पांच पांच व्यक्तियों की क्या थी, 6 समितियां होती थी जिसको नगर को चलाती थी। इसमें देखिए कर, उद्योग, व्यापार, शिल्प, जन्म मरण का पंजीकरण, विदेशियों से संबंधित, लेकिन इस प्रसंग में कौटिल्य ने केवल नागरक या नगराध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर क्या क्या होता था, यानी कि कर है, उद्योग है, व्यापार, शिल्प, जन्म मरण का जो पंजीकरण है, ये आदि सब काम किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने केवल सिर्फ नागरक या नगराध्यक्ष नामक एक अधिकारी का उल्लेख ही किया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। सॉरी, हाँ यस, आगे। अब देखिए जो नगर है, यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन में न्याय व्यवस्था भी थी, यानी कि दंड विधान भी था। अब देखिए दंड कैसा था, देखिए कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि जो प्रांतीय प्रशासन में जो न्याय व्यवस्था थी या दंड विधान भी था, यानी कि न्यायालय दो प्रकार के होते थे। ठीक है, देखिए दो न्यायालय कौन कौन से थे, देखिए एक न्यायालय था धर्मस्थीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक था कंटक शोधक। ठीक है, धर्मस्थीय होता, धर्मस्थीय में जो दीवानी मामले होते थे, दीवानी मामले जैसे आपको पता है राजस्व संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित जो भी मामले होते थे, वो इस धर्मस्थीय न्यायालय में जाता था।
और इसका जो किसके अधीन था, व्यवहारिक के अधीन था। किसके अधीन था, व्यवहारिक के अधीन था। और कंटक शोधन था वो फौजदारी, जैसे लड़ाई झगड़ा है, मारकाट वगैरह है, उसका उसका मामला इस कंटक शोधन न्यायालय में जाता था, और इसके किसके अधीन थे, ये प्रदेष्टा के अधीन था। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई। एक बार फिर से देखिएगा। कौटिल्य ने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया। दो प्रकार के कौन कौन, एक धर्मस्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधक न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी अदालत यानी दीवानी मामले आते थे, और इसका प्रधान कौन होता, व्यवहारिक होता था। कंटक शोधन में फौजदारी मामले आते थे, जिसका प्रधान कौन था, प्रतिष्ठा होता था, ये देखता था। ठीक है, दीवानी मामले, रेवेन्यू संबंधी मामले, और फौजदारी मामले जिससे लड़ाई झगड़े मारकाट वगैरह, इसके जो मामले इसी में जाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब दंड विधान की अगर बात करें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, दंड विधान कठोर था, बहुत कठोर था। मौर्य प्रशासन के अंदर दंड विधान बहुत ही कठोर था। यहाँ तक कि अंग भंग यानी कि अंग भंग भी किया जाता, जैसे अंग भंग के नहीं, हाथ पैर काट देना, आंखें फोड़ देना, ठीक है, और नाखूनों को उखाड़ लेना है। तो ये सारे के सारे यानी कि अंग भंग भी था। यहाँ तक कि मृत्यु दंड की भी परंपरा थी, यानी कि अगर कोई घिनौना अपराध अगर कर देता था तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। आगे अगर बात करें तो अशोक ने इसमें कुछ कमी की थी, यानी कि दंड विधान को उसने कम किया, और राज्यों को विशेष अधिकारी पद प्रदान किए। इन जो राज्य होते थे इनको अधिकारी यानी कि अधिकार प्रदान किए थे। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए, जो सम्राट सम्राट होता था, सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी कि जो सर्वोच्च यानी कि अंतिम निर्णय इसे सम्राट यानी राजा का ही होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, मेगस्थनीज ने छह सेना के छह अंग बताए। मेगस्थनीज ने सेना के छह अंग बताए, यानी कि मेगस्थनीज ने सेना के छह अंगों का उल्लेख किया है, जिसका संचालन पांच पांच व्यक्तियों की छह समितियां होती थी। एक समिति में कितने सदस्य, छह, सॉरी 30 हो गए। तो ये क्या करते थे, उसका संभालते थे। और छह अंग कौन कौन सेना के, देखिए, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना, पैदल सेना, नौसेना और सैनिक यातायात, ये छह अंग होते थे सेना के। लेकिन कौटिल्य क्या कहते हैं, लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि सेना के चार ही अंग थे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार चार अंग थे। चार अंग कौन कौन से थे, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सेना। ये कौन कहता है, कौटिल्य। और इन चारों को मिलाकर क्या नाम दिया गया, चतुरंगिनी कहा गया है। क्या कहा गया, चतुरंगिनी कहा गया है। तो कौटिल्य के अनुसार जहां तक हो सके ब्राह्मणों को सेना के अंदर भर्ती नहीं किया जाता था। ठीक है, तो सेना के अंदर ब्राह्मणों को भर्ती नहीं किया जाता था, ये बात कौटिल्य कहते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जो गुप्तचर व्यवस्था है, यानी कि गुप्तचर, आपको पता है कि गुप्तचर है ना, जो सूचना प्रदान करते थे। ठीक है, छुपके से क्या करते, गुप्त सूचना प्रदान करते थे। तो प्रांतीय प्रशासन में यानी कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था भी थी। देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया, गूढ़ पुरुष, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी आपको याद करना है। यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। देखिए, कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों यानी गूढ़ पुरुषों की यानी गुप्तचरों का उल्लेख किया है। दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक तो संस्था, एक है संचारा। संस्था गुप्तचर वो होते थे जो एक जगह ही सूचना एकत्रित करते थे, और संचारा होते थे यानी कि अलग अलग जगह जाकर कार्य करते थे, इनको सूचना प्राप्त करते थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के गुप्तचर, एक तो संस्था, एक है संचारा। संस्था होते थे एक जगह ही, गुप्तचर होते जो एक जगह सूचना इकट्ठे करते एक जगह रहकर ही, और संचारा यानी कि घूम घाम के वो सूचना प्रदान करते थे। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर जो गणिका गणिका होती थी, वेश्या, यानी कि वेश्या होती थी। ठीक है, आप इसे भली बात जानते हो, वेश्या होती है ना। तो वेश्याओं को भी क्या है कि इस कार्य के लिए यानी कि गुप्तचर कार्य के लिए प्रयोग में किया लिया जाता था, और उनको क्या कहा गया है, रूपा जीवा कहा गया है। यानी कि सॉरी, इनको क्या है, रूपा जीवा कहा गया, यानी कि जो वेश्याएं होती थी जो गुप्तचर का काम करती थी उनको क्या कहा गया था, रूपा जीवा कहा गया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई है। आगे अगर बात करें मंडल सिद्धांत, देखिए फ्रेंड्स, मंडल सिद्धांत क्या होता है,
राज्यों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाले सिद्धांत को मंडल सिद्धांत, यानी कि और जो राज्य होता था और राज्य के मध्य यानी कि जो पारस्परिक जो रिलेशनशिप होती थी उसको मजबूत करने का काम कौन करता था? मंडल सिद्धांत करता था। डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई है। तो आज हमने गुप्तचर व्यवस्था पढ़ी है। गुप्तचर व्यवस्था के अलावा हमने बात की है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के अलावा हमने न्याय व्यवस्था और दंड विधान के बारे में पढ़ा है। और इसके अलावा हमने नगर प्रशासन के बारे में पढ़ा है, जिसमें पॉलीब्रोथा का बहुत ही डिटेल से हमने अध्ययन किया है। और इसके अलावा साम्राज्य के विस्तार की हमने बात की, विभाजन की बात की है। और ये प्रांतीय प्रशासन में है। और इसका जो साम्राज्य विस्तार है, साम्राज्य विस्तार की बात हमने की है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक इसी से संबंधित होगा, वो लास्ट टॉपिक रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे एक बात फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अपना जो टिकी स्टडी क्लासेज जो चैनल है उसको अपने फ्रेंड सर्किल में इसकी लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसके बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।